आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द लास्ट पेज में, जहां हम लाते हैं आपके लिए दुनिया की सबसे डरावनी, रहस्यमयी और सच्ची घटनाओं से प्रेरित कहानियां। वो कहानियां जो आपके रूह तक को हिला देंगी। आज की कहानी आपको लेकर जा रही है जापान के एक ऐसे घने जंगल में जो न सिर्फ अपनी हरियाली के लिए बल्कि वहां के अनकहे रहस्यों के लिए भी जाना जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आओकीगाहारा जंगल की, जिसे सुसाइड फॉरेस्ट भी कहा जाता है। लेकिन आज की कहानी आत्महत्या नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जो वहां गया था सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री बनाने, और फिर जो वहां से कुछ और लेकर लौटा, या शायद कुछ और उसे साथ ले आया। ये कहानी है नाओकी ताकाहाशी की, जो टोक्यो में रहने वाला 28 वर्षीय एक स्वतंत्र डॉक्यूमेंट्री फिल्मकार था। नाओकी को लोक कथाओं, शहरी दंत कथाओं और रहस्यमयी स्थानों पर वीडियो शूट करने का शौक था। जब उसे आओकीगाहारा जंगल के बारे में पता चला, तो उसने सोचा कि ये तो उसके करियर का सबसे रोमांचक विषय होगा। उसने अपनी सारी रिसर्च की, स्थानीय गाइड से बात की, और फिर एक ठंडी अक्टूबर की सुबह अकेले ही निकल पड़ा उस जंगल की ओर, अपने कैमरा, रिकॉर्डिंग उपकरण और कुछ खाने पीने का सामान लेकर। शुरुआत में सब सामान्य था। जंगल शांत था, पेड़ों की ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। रास्ता घना था और जीपीएस का सिग्नल धीरे धीरे गायब हो रहा था, लेकिन नाओकी को इसकी परवाह नहीं थी। वो बस फिल्मा रहा था, हर पेड़, हर आवाज, हर सरसराहट को। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलने लगा, जंगल का मिजाज बदलने लगा। पत्तों के बीच से फुसफुसाहट सी आने लगी, मानो कोई पीछे पीछे चल रहा हो। कैमरे के माइक्रोफोन में कभी कभी अजीब सी इलेक्ट्रॉनिक गड़गड़ाहट आने लगी, जैसे कोई और सिग्नल उसमें दखल दे रहा हो। शाम 5 बजे के आसपास नाओकी ने एक टेंट लगाया और कैंप करने की तैयारी की। उसी वक्त उसे कुछ दूर एक लाल रंग का रिबन पेड़ से लटकता दिखाई दिया। जंगल में ये रिबन अक्सर उन लोगों द्वारा बांधे जाते हैं जो रास्ता भूलने से डरते हैं, लेकिन ये रिबन नया था, जैसे अभी अभी बांधा गया हो। उत्सुकता में वह उस ओर बढ़ा। चलते चलते वह एक छोटे से क्लियरिंग में पहुंचा, जहां जमीन पर एक पुराना टॉर्च, जली हुई मोमबत्ती और एक धुंधली सी डायरी पड़ी थी। डायरी पर धूल जमी थी, लेकिन जैसे ही उसने उसे खोला, पहले पन्ने पर जापानी में लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो अब बहुत देर हो चुकी है। नाओकी ने उस पन्ने को पढ़ा और उसे मजाक समझकर हंस दिया, लेकिन हंसी ज्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि उसके कैमरे की स्क्रीन अचानक से ब्लैंक हो गई। उसने सोचा बैटरी डाउन होगी, लेकिन दूसरी बैटरी लगाने पर भी कैमरा ऑन नहीं हुआ। वो वापस टेंट की ओर भागा, लेकिन रास्ता बदल चुका था। वही पेड़, वही झाड़ियां, लेकिन टेंट गायब। जीपीएस काम नहीं कर रहा था और मोबाइल में नो सर्विस लिखा आ रहा था। अचानक हवा चलनी बंद हो गई। पूरा जंगल जैसे एकदम सन्नाटे में डूब गया हो। तभी एक सरसराहट, फिर एक खरोंचने की आवाज, और उसके बाद एक लड़की की धीमी सी फुसफुसाहट, तुम मुझे देख सकते हो? नाओकी ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने अपनी टॉर्च निकाली और चारों ओर रोशनी डाली, लेकिन सिर्फ पेड़ और धुंध थी। तभी उसे अपने कंधे पर एक हल्का सा स्पर्श महसूस हुआ। उसने चौंक कर पीछे देखा, कोई नहीं। अब उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने भागना शुरू किया, बिना दिशा के, बस दूर जाने की चाह में। लेकिन जितना वह भागता, उतना ही वह उसी जगह लौट आता। वही रिबन, वही क्लियरिंग, वही डायरी। अगली कुछ घड़ियां धुंधली थीं। नाओकी को याद है कि किसी समय उसे एक महिला दिखी थी, जो सफेद किमोनो में थी। बाल चेहरे पर लटक रहे थे और वह बिना पैर के जमीन से कुछ इंच ऊपर तैर रही थी। उसकी आंखें खाली थीं, बस काले गड्ढे, और उसके मुंह से वही सवाल बार बार गूंज रहा था, तुम मुझे देख सकते हो? तुम मुझे देख सकते हो? नाओकी की चीखें उस जंगल में कहीं नहीं गूंजी, और जब वो अगली सुबह मिला, बेहोश गीले पत्तों के बीच उसके कैमरे के सारे फुटेज मिट चुके थे। लेकिन डायरी अब भी उसके पास थी, और उसमें एक नया पन्ना जुड़ चुका था। उस पन्ने पर जापानी में लिखा था, अब तुम भी देख सकते हो, अब तुम भी उसके साथ रहोगे। उस घटना के बाद नाओकी कभी पहले जैसा नहीं रहा। वो अकेले रहने लगा,
किसी से बात नहीं करता, और सबसे अजीब बात, वो हर शीशे को अपने घर से हटा चुका है। जब उसे पूछा गया क्यों, तो बस इतना कहा, वो अब भी दिखती है हर शीशे में, और हर बार पूछती है, तुम मुझे देख सकते हो? ये थी आओकिगाहरा जंगल से जुड़ी एक और अनकही डरावनी हकीकत। अगर आप भी कभी जापान जाएं और उस जंगल की तरफ रुख करें, तो ध्यान रखना, अगर आपको कोई सफेद किमोनो में दिखे तो उसकी आंखों में मत देखना, क्योंकि अगर आपने देख लिया तो वो आपसे वही सवाल पूछेगी और फिर वो कभी जाने नहीं देगी। जापान के शिकोकू द्वीप के दक्षिणी हिस्से में स्थित कुरसेकी नाम का एक जंगल है, जिसके बारे में स्थानीय लोग सदियों से कहते आए हैं कि वहां की जमीन सांस लेती है, यानी वो जिंदा है। यह जगह कोई आम जंगल नहीं, बल्कि आत्माओं की सीमा मानी जाती है, जहां रात के बाद इंसान का लौट पाना दुर्लभ होता है। सबसे पुरानी किंवदंती है यूरेई नोकाबी, यानी राख में लिपटी आत्माएं। ये कहानी सुनाई जाती है डराने के लिए नहीं, बल्कि चेतावनी देने के लिए। पर कुछ चेतावनियां जितनी गहराई से दी जाती हैं, उतनी ही गहराई में डुबो भी देती हैं। कहानी शुरू होती है 2018 में, जब एक युवा जापानी वन्य जीव शोधकर्ता हयातो नाकामुरा को एक असाइनमेंट के तहत कुरसेकी जंगल भेजा गया। उसे सरकारी दस्तावेजों के लिए वहां के विलुप्त होते जीवों की रिपोर्ट तैयार करनी थी, लेकिन असली उद्देश्य था उन रहस्यमयी गायबियों की जांच करना जो हाल ही में बढ़ गई थी। लोग उस जंगल में घूमने जाते और फिर कभी लौटते नहीं। हयातो बेहद तार्किक सोच वाला व्यक्ति था। उसका मानना था कि हर अफवाह के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण होता है। उसने जंगल में अकेले ही डेरा जमाया, एक टेंट, कैमरा, सैटेलाइट फोन और हफ्तों का राशन साथ लेकर। पहले 2 दिन तक सब सामान्य था। उसने कई तरह की चिद्धियों, दुर्लभ पौधों और पुराने पत्थर की संरचनाओं को रिकॉर्ड किया, जिन पर कुछ विचित्र लेकिन दोहराए जाते चिन्ह खुदे थे। ये चिन्ह हर बार 3 ही होते, एक गोला, उसके चारों ओर लहरदार रेखाएं और बीच में एक आंख जैसा आकृति। तीसरे दिन जब वो जंगल के और अंदर गया, तब उसे एक टूटी फूटी लकड़ी की बाड़ और उसके पार एक चबूतरे जैसा ढांचा मिला, जिस पर जली हुई हड्डियों और राख के ढेर थे। उन राखों में उसे चिमटे गए कुछ पुराने कागज मिले, जिन पर हाथ से लिखे जापानी श्लोक थे, जो आमतौर पर मृत आत्माओं की शांति के लिए पढ़े जाते हैं। लेकिन सबसे अजीब बात थी, वहां एक जगह जमीन पर ताजा रक्त के छींटे और खरोंच के निशान थे, जैसे किसी को घसीटा गया हो। उस रात जब वह टेंट में सो रहा था, उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई महिला रो रही हो, बेहद धीमी कराहती हुई आवाज, जैसे कोई दर्द में हो। हयातो ने पहले इसे जानवर समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन जब आवाज टेंट के बेहद पास आकर रुकी, तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीमे से टॉर्च उठाई और बाहर झांका। वहां कुछ नहीं था, लेकिन मिट्टी पर नंगे पांव के निशान थे। वह निशान उसके टेंट के चारों ओर गोल गोल घूमे हुए थे, जैसे कोई पूरी रात उसे घेरे रहा हो। अगले दिन उसने फैसला किया कि वह उन आवाजों के स्रोत का पता लगाएगा। वह गहराई में गया, जहां पेड़ इतने घने थे कि दिन में भी अंधेरा लगता था। वहां उसे एक सूखी हुई झील मिली, जिसके किनारे पर एक पुराना शिंतोई द्वार टोरी था, लेकिन वो टूटा हुआ था, जैसे किसी ने जबरदस्ती उसे गिराया हो। पास ही में एक पत्थर की वेदी थी, जिसके ऊपर एक विचित्र मुखौटा रखा था, इंसानी चेहरे जैसा, लेकिन आंखों की जगह गड्ढे और होंठों पर राख की लकीरें। हयातो ने जैसे ही उस वेदी को छुआ, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी रीढ़ में बर्फ डाल दी हो। एक अजीब सी गंध, जैसे सड़ी हुई मछलियों और जलती लकड़ी की मिलीजुली गंध, अचानक हवा में भर गई। तभी पेड़ों के बीच से किसी के दौड़ने की आवाज आई। हयातो ने टॉर्च घुमाई, लेकिन जो उसने देखा वो उसके विश्वास को चकनाचूर करने के लिए काफी था। एक महिला जैसी आकृति, लेकिन उसका चेहरा काला और राख से ढंका था। आंखें बिल्कुल नहीं थीं और शरीर के नीचे का हिस्सा ऐसे हिल रहा था जैसे वह धुएं से बना हो। वो आकृति झील के पार खड़ी थी और उसकी ओर इशारा कर रही थी, नहीं, बुला रही थी।
हयातो भागा, लेकिन जितना वो दौड़ता उतना ही उसे लगता जैसे पेड़ घूम रहे हैं, रास्ता बदल रहा है। अंततः वह थककर गिर गया और वहीं बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वह उसी जगह था जहां पहली रात उसने टेंट लगाया था। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। टेंट जला हुआ पड़ा था, कैमरा टूटा हुआ और उसकी घड़ी में समय उल्टा चल रहा था। अगली 3 रातें उसे पूरी तरह तोड़ देने के लिए काफी थीं। उसे हर रात किसी नए प्रेत की झलक मिलती। कभी बच्चों की हंसी जो धीरे धीरे चीख में बदलती, कभी काले धुएं से बनी आकृतियां जो टेंट के ऊपर मंडराती, कभी रात के सन्नाटे में किसी के कान में फुसफुसाते हुए यह कहना, तुम अब हमारे हो। उसने जंगल छोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार वो उसी जगह लौट आता, जैसे जंगल उसे छोड़ने ही नहीं दे रहा। चौथे दिन उसने एक आखिरी कोशिश की, पुराने टोरी गेट तक लौटकर वहां वेदी पर रखे मुखौटे को वापस उसी जगह रखने की। जैसे ही उसने ऐसा किया, एक जोरदार झटका लगा और सब कुछ शांत हो गया। जब वह होश में आया तो पास के गांव के लोगों ने उसे नदी किनारे अचेत अवस्था में पाया। उसके शरीर पर राख और खरोंचों के निशान थे, आंखों में खून जमा था और वह लगातार बड़बड़ा रहा था, वे आंखों वाले मुझे देख रहे थे, राख में छिपे हुए। मैं उन्हें रोक नहीं सका। हयातो आज भी टोक्यो के एक मानसिक अस्पताल में है। बोलता नहीं, बस दीवार की ओर देखता रहता है और कभी कभी राख से आंखें बनाकर फर्श पर सजाता है। कहते हैं, अगर आप कूर्से की जंगल में जाएं और पेड़ों पर वो 3 चिन्ह दिखें, गोला, लहरें और आंख, तो तुरंत लौट आइए, क्योंकि यूरेई नोकाबी की आत्माएं अब भी वहां हैं और वे अब अकेली नहीं हैं।